नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का जो आपका इतिहास का टॉपिक है, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वो गुप्त साम्राज्य से लिया गया है। गुप्त साम्राज्य के बारे में आज हम लोग रिवीजन करेंगे। क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है, ये रिवीजन के उद्देश्य से चलाई जा रही है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, पहला जो गुप्त शासक था गुप्त साम्राज्य का, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। पहला जो शासक था गुप्त साम्राज्य का, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का संस्थापक वैसे श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त का जो वास्तविक संस्थापक है गुप्त वंश का, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चूँकि गुप्त वंश का जो वंशावली है वो कई अभिलेखों में अलग अलग दिया गया है। जैसे प्रभावती का एक अभिलेख है और रीवा के सुपिया से एक अभिलेख मिला है। रीवा के सुपिया से, उसको सुपिया अभिलेख कहते हैं। तो इन दोनों अभिलेखों में श्रीगुप्त को और घटोत्कच को शामिल किया गया है। तो अगर श्रीगुप्त और घटोत्कच को शामिल करें तो गुप्त वंश का जो पहला शासक होगा वो श्रीगुप्त होगा और उसी को संस्थापक माना गया। ठीक है, जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर गुप्त वंश का संस्थापक पूछता है तो श्रीगुप्त होगा, अगर लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो 319 में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अभी हम लोग पिछला पेपर डिस्कस कर रहे थे जीआईसी का, तो उसमें गुप्त वंश के शासकों का एक तरफ नाम दिया था और एक तरफ रानियों का नाम दिया गया था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी राजकुमारी थी और लिच्छवी राजकुमारी का नाम कुमार देवी था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था और ये लिच्छवियों के गणराज्य से संबंधित थी। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था जिसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ठीक है, गुप्त वंश का वह शासक जिसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ही था। ठीक है, और इसमें रजत सिक्कों पर उसने एक तरफ चंद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ उत्कीर्ण मिलता है और एक तरफ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाम से उत्कीर्ण किए गए सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और स्मिथ ने जो स्मिथ थे, विंसेंट स्मिथ थे, इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। इन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना था। ये समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। और समुद्रगुप्त की विजयों का जो विवरण हमें मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें उसकी विजयों का विवरण दिया गया है और यह हरिसेन ने उत्कीर्ण कराया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक मंत्री थे। हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक मंत्री थे और इन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो प्रयाग प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह पद्य और गद्य दोनों में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति, इसलिए इसको चंपू शैली भी कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति आपकी चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली संस्कृत की वो शैली है जिसमें पद्य और गद्य दोनों का विवरण एक साथ दिया रहता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरिसेन ने लिखा और ये संस्कृत के गद्य और पद्य में लिखे होने की वजह से चंपू शैली में है।
समुद्रगुप्त कवि भी थे, संगीतकार भी थे और विद्वानों के संरक्षक थे। और समुद्रगुप्त वीणा बजाने में पारंगत थे। समुद्रगुप्त को इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये प्रश्न बनता है कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, हालांकि समुद्रगुप्त के बाद एक रामगुप्त नामक शासक आते हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तो कई इतिहासकार रामगुप्त को वास्तविक शासक नहीं मानते, इसलिए समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का उल्लेख करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त वंश के शासक थे। हालांकि जो प्रथम विक्रमादित्य थे, फर्स्ट विक्रमादित्य थे, वो उज्जैन के शासक थे और उनको विक्रमादित्य कहा जाता था। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि वहाँ से चली और उन्होंने विक्रम संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व अर्थात 57 बीसी में। जो उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने 57 बीसी में आपका विक्रम संवत चलवाया था। उसके बाद 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। उन्होंने शकों पर विजय हासिल की थी 78 ईस्वी पे और उसके बाद उन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया। तो शक संवत किसने शुरू किया था? और कनिष्क प्रथम ने। कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे 78 ईस्वी में, और विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के सम्राट थे 57 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनका नाम देवगुप्त भी मिलता है, देवराज भी मिलता है और देवश्री भी मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे और इन नवरत्नों में कालिदास सबसे प्रमुख थे। तो आपको कम से कम कालिदास का नाम, धन्वंतरि चूंकि आयुर्वेद के ज्ञाता थे धन्वंतरि, अमर सिंह का नाम और वराह मिहिर भी आयुर्वेदाचार्य थे का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इन पर कभी कभी अलग भी प्रश्न पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से नहीं थे। जैसे कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर और इसके साथ चरक दे देगा। क्या दे देगा? चरक। तो आपको लगेगा कि धन्वंतरि और वराहमिहिर, चरक तीनों आयुर्वेदाचार्य थे, इसलिए तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित होंगे। जबकि चरक का संबंध कनिष्क के दरबार से था। तो इसलिए कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की जो कहानियाँ पढ़ते हैं वो बेताल भट्ट ने लिखी थी। और घटकर पर वराहमिहिर और वररुचि बहुत बड़े व्याकरणविद थे और इनको संस्कृत साहित्य में अलग से पढ़ाया जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, नवरत्नों में कौन कौन से शामिल थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है चीनी यात्री फाह्यान। जो चीनी यात्री था फाह्यान, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाह्यान आया था और ये चीन का यात्री था। अलग से प्रश्न बनता है कि फाह्यान किस देश का यात्री था? तो चीन का। कई बार लोग गलतियां कर देते हैं। मेगस्थनीज चूंकि इंडिका का लेखक था और यूनान का आया था, तो यही समझ के वो यूनानी लगा देते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो चीनी यात्री थे फाह्यान था। फाह्यान के बाद आपका ह्वेनसांग आया था, याद रखिएगा। ह्वेनसांग आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और उसके बाद इत्सिंग आया था। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आया था और इत्सिंग के बाद मतवालिन आया था। तो ये आपने नाम याद रखिएगा, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और मतवालिन का ये क्रम है। और फाह्यान चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की कई सारी उपाधियां हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और परम भागवत की भी उपाधि ली थी। और चूंकि ये शक विजय के उपरांत इन्होंने शकों को पराजित किया, इसलिए इनको शकारी भी कहा जाता है।
सकार दो शब्दों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है शक और अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु, और शक मतलब शक शत्रु थे। इन पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने सकार की उपाधि धारण की थी। मेहरौली का जो दिल्ली लौह स्तंभ लेख है वो इन्हीं के विजयोत्सव में बनवाया गया था। मेहरौली में दिल्ली में लौह स्तंभ लेख है, और उसमें मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में चंद्र नाम का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख हुआ है? चंद्र नाम का उल्लेख किया गया है। तो चंद्र कौन थे? चंद्र जो है आपके चंद्रगुप्त ही थे। जो चंद्र थे वो चंद्रगुप्त ही थे, याद रखिएगा। तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं गुप्त वंश में, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक हुए थे। कुमारगुप्त प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हुए थे, और इन्हीं के समय में हूणों ने आक्रमण किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के हैं। और कुमारगुप्त के प्रथम के अंतिम दिनों में, इनका जब अंतिम दिन चल रहा था तो पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था। पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था। इनके शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के। और यह बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध था। अपितु यहाँ पर चिकित्सा, दर्शन, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल इत्यादि के अध्ययन कराए जाते थे। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। पुष्यमित्रों ने इनके समय में आक्रमण किया था, और हूणों ने भी इनके समय में आक्रमण किया था। हूणों ने भी इनके समय आक्रमण किया था, और उसको स्कंदगुप्त ने हराया था। तो नेक्स्ट देखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त आएंगे। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का फिर आक्रमण हुआ, और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, और इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। अब देखिए, एक प्रश्न आएगा कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आपको आंसर में स्कंदगुप्त ही लगाना है, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने जब आक्रमण किया था तो इन्होंने हूणों को पराजित कर दिया था। और उस समय हूणों का जो नेता था उस समय मिहिरकुल था, ठीक है। तोरमाड़ और मिहिरकुल थे। मिहिरकुल उस समय नेता था, और इसके पहले तोरमाड़ था, ठीक है। तो तोरमाड़ और मिहिरकुल हूणों के नेता थे, और इसमें स्कंदगुप्त के समय में शासक आक्रमण किया जिसमें पराजित हुए। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील ये वही वाली है जिसका निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, और जो चंद्रगुप्त का राज्यपाल था और वो काठियावाड़ का राज्यपाल था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। उसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र में उनके गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके शासनकाल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के। और इसका पुनरुद्धार किसने करवाया? तो पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। और यह भी सौराष्ट्र का काठियावाड़ में पड़ता है, जो सौराष्ट्र उसका गवर्नर था, ठीक है। लेकिन ये पूछता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे। इसके बाद कुमारगुप्त तृतीय आता है, ठीक है। एक फैक्ट और स्कंदगुप्त के बारे में कि स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। वह गुप्त शासक कौन था जिसने चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने चीन में राजदूत भेजा था। कुमारगुप्त तृतीय के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? तो कुमारगुप्त थर्ड था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ या सौराष्ट्र प्रांत स्वतंत्र हुआ था।
जूनागढ़ या सौराष्ट्र प्रांत स्वतंत्र हुआ क्योंकि यहाँ पे आरंभ से ही गवर्नर या राज्यपाल होता था, गवर्नर और राज्यपाल होता था, और इसको अधिक शक्तियां प्राप्त थी। और जैसे ही केंद्रीय सत्ता का पतन हुआ, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस तरह से अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। ठीक है, तो कुमारगुप्त तृतीय जो था अंतिम महान शासक था, लेकिन विष्णुगुप्त तृतीय जो है अंतिम गुप्त शासक था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम गुप्त शासक था। ठीक है, गुप्तकालीन कुछ प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए। जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी, राजनीतिक स्थिति, तो यहाँ पे राजपद वंशानुगत होते थे। राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसी को वंशानुगत कहा जाता है। राजा को पालन करता वो भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था। भगवान विष्णु के रूप में किसे देखा जाता था, राजा को। और इसके सबसे बड़े अधिकारी को कुमारा मात्य कहा जाता था। गुप्त काल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कुमारा मात्य होता था, और इस पद पर अधिकतर राजवंश के जो राजकुमार होते थे उन्हीं को बैठाया जाता था या स्थापित किया जाता था। ठीक है, तो कुमारा मात्य सबसे बड़ा अधिकारी गुप्त काल का होता था। प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए थे और सेना का गठन सामंतवादी प्रवृत्ति का हो गया था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक का प्रभाव बढ़ गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो श्रेष्ठी है यहाँ पे, सार्थवाह है, ये कौन होते थे? वास्तविक रूप से जो नगर श्रेष्ठी थे, ये नगर में जो प्रशासन होता था उस समिति के अध्यक्ष होते थे, नगर समिति के अध्यक्ष होते थे। उसमें सार्थवाह और प्रथम कुलिक भी सदस्य होते थे। जबकि सार्थवाह को व्यापारियों के काफिले के साथ चलने वाले को भी सार्थवाह कहा जाता था। अलग से प्रश्न पूछता है कि सार्थवाह किसे कहते हैं या सार्थवाह क्या होता था, तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, सामाजिक स्थिति क्या थी गुप्तों के समय, तो गुप्तों के समय वर्ण व्यवस्था की विशेषता थी और वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई थी। शूद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार आ रहा था। ठीक है, ये एक अच्छा निशान है, अच्छे चिन्ह का द्योतक है कि शूद्रों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था, जबकि वैश्यों की सामाजिक स्थिति गिर रही थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण कब मिला? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण कब मिला? 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में, और उस समय भानुगुप्त एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त शासक थे गुप्त वंश के 510 ईस्वी में। उस समय उनका एक सेनापति था गोपराज। भानुगुप्त के सेनापति का नाम था गोपराज, और वह मध्य प्रदेश के सागर में एक स्थान है एरण। एरण कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर में है, सागर जिले में है। तो वहाँ पर युद्ध कर रहा था और युद्ध के दौरान वह मारा गया, और उसी समय जो गोपराज था उसकी पत्नी थी, उसने सती होने का पहली बार प्रमाण दिया। वो अपने पति गोपराज के साथ चिता पर गई, बैठ के जल गई, और इस तरह से वहाँ से एक अभिलेख मिला है एरण अभिलेख, जिसमें उल्लिखित है कि पहली बार सती प्रथा का ये प्रमाण है। भारत में सती प्रथा का जो प्रमाण है 510 ईस्वी का है, जो कि एरण अभिलेख का है। ठीक है, और समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं दास प्रथा विद्यमान थी। फाहियान ने अस्पृश्यता का उल्लेख किया है। फाहियान ने लिखा है कि जब मैंने गुप्त वंश की यात्रा की थी, गुप्त साम्राज्य की यात्रा, तो उस समय यहाँ के नागरिकों में स्वभावतः छुआछूत था, इसकी प्रथा थी, अतः अस्पृश्यता उस समय मौजूद थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ किस अभिलेख में किया गया है। आर्थिक स्थिति क्या थी गुप्तों की, तो उस समय चावल और जौ प्रमुख फसलें हुआ करती थी। खिल एक परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, खिल अलग से पूछा गया है। खिल एक ऐसी भूमि होती थी जो जोती नहीं जाती थी। ठीक है,
खिल गुप्त वंश के समय गुप्त साम्राज्य में ऐसी भूमि होती थी जो जोती नहीं जाती थी, उसको खिल कहा जाता था। कपड़े का निर्माण सर्व प्रमुख उद्योग था इस समय। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था, जबकि कौड़ियों का प्रयोग सामान्यतः खरीद और बिक्री के लिए किया जाता था। फाहियान ने इसका उल्लेख किया है। फाहियान का एक ग्रंथ है ठो क्यूकी। फाहियान के ग्रंथ का क्या नाम है? ठो क्यूकी। ठीक है, ठो क्यूकी जो है फाहियान के ग्रंथ का नाम है, और इसमें उसने उल्लेख किया है कि सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये कौड़ियाँ समुद्र के किनारे सामान्य सीपियाँ होती थी और उसी को लोग इकट्ठा करते थे, उसी से खरीद बिक्री का काम होता था। रोमन साम्राज्य के विभाजन के संभवतः विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी, और इस समय एक मुद्रा चलती थी जिसको दिनार कहा जाता था। गुप्त वंश के समय एक दिनार चलती थी जो कि स्वर्ण की मुद्रा थी। इस पे अलग से प्रश्न बना है कई बार परीक्षाओं में कि दिनार क्या होती थी, स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो दिनार स्वर्ण मुद्रा होती थी जो कि गुप्त वंश में प्रचलित थी। चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था और कौड़ियों का भी प्रयोग सामान्यतः खरीद बिक्री के लिए करते थे। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक स्थिति देख लेते हैं। गुप्तों के समय जो कल्चरल डेवलपमेंट था वो कैसा था? सांस्कृतिक स्थिति, तो त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी। त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें आप इंद्र, अग्नि और सोम की पूजा करते हुए पाते हैं, लेकिन जब गुप्त काल में आते हैं तो उन सब का स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ले लिया और इन्हीं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। ब्रह्मा को संसार का रचयिता, जगत का रचयिता माना जाता है। विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, जबकि महेश को विघ्नहर्ता या उसका सृष्टि का विनाशकर्ता माना जाता है। विनाशकर्ता का तात्पर्य यहाँ इन्होंने सृष्टि का विनाश से नहीं है, बल्कि ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनको नष्ट करने का कार्य शंकर जी करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता था। हिंदू धर्म के संप्रदाय में वैष्णव और शैव का विकास हो चुका था। गुप्त काल तक हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव को प्रचलित माना गया। ठीक है, वैष्णव और शैव प्रचलित हो चुके थे, और वैष्णव संतों को आगे चल के वैष्णव संतों को भक्ति काल में अलवार कहा गया। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैष्णव संतों को आगे भक्ति काल में अलवार कहा गया, जबकि शैव संतों को नयनार कहा गया। ठीक है, नयनार शैव संतों को कहा गया और वैष्णव भक्तों को अलवार कहा गया। गुप्त स्थापत्य में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था। गुप्त स्थापत्य में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था। नागर शैली का उपयोग होता था, जैसा आप जानते हैं मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ होती हैं। उत्तर भारत की जितने भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में है, उत्तर भारत के मंदिर। दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हैं द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली में जो भी दक्षिण भारत के मंदिर बने हैं, जैसे आप देखेंगे पल्लव कालीन जितने मंदिर बने हैं, उसके अलावा आप तंजौर का जो आप राजराजेश्वर मंदिर देखते हैं चोल के समय में, वो सभी द्रविड़ शैली में बने हैं। और नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला के एक शैली विकसित हुई जिसको बेसर शैली कहा गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है नागर, बेसर और द्रविड़ क्या हैं? तो नागर और बेसर, द्रविड़ शैलियाँ ये मंदिर निर्माण की स्थापत्य शैलियाँ हैं। नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर, और जबकि द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर। बेसर शैली में आपका एक प्रमुख मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, होयसल में पाया जाता है। होयसल में, तो होयसल राजाओं के समय होयसलेश्वर मंदिर बना था और ये बेसर शैली में बनाया गया है। ठीक है, कला और साहित्य के विकास के कारण इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को या किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता था? कला और साहित्य के विकास के कारण, तो इसी को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि कला में स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ मूर्ति कला का विकास हुआ। और साहित्य में आपने नवरत्नों को देखा, तो साहित्य में आपने कालिदास को देखा कि नवरत्नों में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक लिखा,
अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक लिखा, मेघदूतम नामक खंडकाव्य लिखा, मेघदूतम नामक खंडकाव्य लिखा, मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक लिखा। तो कालिदास की कई रचनाएं हैं जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, मेघदूतम खंड काव्य है, कुमार संभवम भी एक खंड काव्य ही है। तो कुमार संभवम भी इन्होंने कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक वैष्णव मंदिर था, वैष्णव मंदिर था। यहाँ पे भगवान विष्णु की शेष साई प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया गया है, शेष साई। ठीक है, यहाँ पे भगवान विष्णु को शेष साई अवतार में दिखाया गया है। उनकी जो मूर्ति बनी है उसके ऊपर नागों को दिखाया गया है, बारिश हो रही है और भगवान विष्णु आराम से नागों के ऊपर शैया पर लेटे हुए हैं। तो ऐसे मूर्ति को शेष साई मूर्ति कहा जाता है। तो ये देवगढ़ दशावतार मंदिर में ऐसी मूर्ति बनी है। और देवगढ़ दशावतार का जो मंदिर था ये भारतीय मंदिर निर्माण शैली में आपका शिखर का पहला उदाहरण था। जो मंदिरों में शिखर देखे जाते हैं, जब आप मंदिरों को देखेंगे तो मंदिरों का जो कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह का रहता है। मंदिरों का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे कुछ इस तरह का रहता है। तो इस मंदिरों में ये जो ऊपर ये बने होते हैं इनको शिखर कहा जाता है। और ये आमलक होते हैं, तो आमलक होते हैं फिर शिखर होता है। ठीक है, तो मंदिरों में जो शिखर का उदाहरण मिलता है वो पहली बार भारतीय मंदिर देवगढ़ के दशावतार में ही देखने को मिलता है। और इसमें एक शैली प्रसिद्ध थी, पंचायतन शैली। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पंचायतन शैली भी मिलती है। दोस्तों, पंचायतन शैली क्या होती थी? पंचायतन, इसमें प्रमुख मंदिर बीच में बना होता था। जो प्रमुख मंदिर था वो बीच में बना होता था और इसके चारों तरफ मंदिर बने होते थे। ठीक है, इसके चारों तरफ मंदिर बने होते थे और प्रमुख मंदिर बीच में होता था, इसलिए इसे जो है पंचायतन शैली भी कहा जाता है। तो देवगढ़ दशावतार के बारे में हमने इतना फैक्ट जाना कि यह वैष्णव मंदिर था, इसमें पहली बार शिखर का उपयोग किया गया था और ये पंचायतन शैली में था। इसमें शेषा साई अवतार में भगवान विष्णु को प्रतिष्ठापित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आर्यभट्ट का नाम, वराहमिहिर का नाम, धन्वंतरि का नाम और ब्रह्मगुप्त का नाम विद्वानों में प्रमुख था। ठीक है, धन्वंतरि चिकित्सा शास्त्र के प्रमुख माने गए थे, धन्वंतरि आयुर्वेदाचार्य थे, वराहमिहिर भी आयुर्वेदाचार्य थे। आर्यभट्ट जो है खगोलविद थे, जो आर्यभट्ट थे वो खगोलविद थे और गुप्त काल से संबंधित थे। साथ ही इन्होंने गणित का भी अध्यापन किया था। तो गणित और खगोलविद थे। इन्होंने बताया था कि आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो आगे चल के वैज्ञानिकों ने सत्य पाया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, ऐसा पहली बार आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में इसका उल्लेख किया था। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय था और आर्यभट्टीयम में इन्होंने सूर्य का चक्कर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाना बताया था। और ये खगोलविद थे। इन्होंने पाई का मान 22/7 बताया था। पाई का मान भी इन्होंने 22/7 बताया था। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने सूर्य सिद्धांत का रचना किया था। सूर्य सिद्धांत पुस्तक थी, उसके लेखक ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त थे। और ये सभी विद्वान गुप्त काल में थे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा साहित्य रचे गए और इसमें सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण हुआ और इसी समय वैष्णव और शैव का प्रचार प्रसार हुआ। इस कारण इस काल को हम लोग स्वर्ण काल मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा गुप्त वंश का एक पूरा विस्तार से विश्लेषण हमने किया, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में, वो चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीट्रिपलएससी का एग्ज़ाम हो, सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप गुप्त साम्राज्य को पढ़ लीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।